हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं एनवायरमेंटल इश्यूज एंड इसमें हम लोग आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 277 पे हम लोग यूट्रोफिकेशन कल हमने डिस्कस किया था, उसके नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अ केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट। तो एक केस स्टडी है, एक केस है ये इंटीग्रेटेड वेस्ट ट्रीटमेंट का, जहाँ पे कुछ आम लोगों ने और कुछ साइंस फील्ड के लोगों ने मिल करके वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया है। एक तरीके से बहुत अच्छी एग्जांपल है, इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग सीवेज कैन बी ट्रीटेड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। तो इसको इंटीग्रेटेड मैनर से ट्रीट किया जाता है, यानी मिल के ट्रीट किया जा रहा है और कुछ मेथड्स मिला के किया जा रहा है। और इंटीग्रेटेड मैनर में क्या क्या मेथड्स इंटीग्रेट किए जा रहे हैं? आर्टिफिशियल मेथड्स और कुछ नेचुरल प्रोसेसेस। एक एग्जांपल है इसकी, जो इंटीग्रेटेड वेस्ट का हम केस कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि वेस्ट वाटर को इस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। और एक बेहतरीन एग्जांपल है इंटीग्रेटेड वेस्ट ट्रीटमेंट की, वो ये है वो है फ्रेंड्स ऑफ आर्कटिक मार्श, यानी फोम। इस पूरे टॉपिक को नाम दिया जाता है कई बार फोम, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटिक मार्श। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटिक मार्श। तो ये एग्जाम्पल है अरकाटा की। ठीक है, अरकाटा के इज द टाउन ऑफ अरकाटा। सच एग्जाम्पल एन एग्जाम्पल ऑफ सच एन इनिशिएटिव इज द टाउन ऑफ अरकाटा। ये है नॉर्थ कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया में, ये अरकाटा टाउन है। ठीक है, और इन्होंने साइंटिस्ट यानी बायोलॉजिस्ट फ्रॉम हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी ने आम लोगों के साथ मिलके ये ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे लगाया है। प्लांट कह लो या मेथड कह लो, कुछ भी। ठीक है, तो टाउन्स पीपल सो कोलैबोरेटिंग विद द बायोलॉजिस्ट फ्रॉम हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट के साथ मिलके शहर के लोगों ने ये इंटीग्रेटेड वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस शुरू किया है, नेचुरल सिस्टम के साथ मिला करके ही। ठीक है, तो 2 स्टेजेस हैं इसमें। क्लीनिंग अकर्स इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस में होती है। जो पहली स्टेज है वो है कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन। कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन यानी जैसे पानी को खड़ा, जैसे हमने उसमें किया था ना सीवेज ट्रीटमेंट में, कि पानी को खड़ा रहने देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो अपने आप जो वेस्ट वगैरह होगा, सॉलिड मटेरियल, वो सारा सेडिमेंट हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, और फिर उसमें से फिल्ट्रेशन होगी। ठीक है, फिल्ट्रेशन की जाती है चीज़ों की, और फिर उसमें एक्चुअली ये चीज़ यहाँ पे ऐड हो रही है कि क्लोरीन उसमें ऐड कर दिया जाता है, क्लोरीन ट्रीटमेंट भी कर लिया जाता है। आपने सुना होगा कि क्लोरीन ट्रीटमेंट से भी पानी को कुछ हद तक साफ किया जाता है, तो क्लोरीन ट्रीटमेंट फिर उसकी कर दी जाती है टू किल एनी बैक्टीरिया एंड ऑल, इट हेल्प्स। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन करके यानी जो बड़ा सॉलिड वेस्ट है वो सेटल करने के बाद उसकी फिल्ट्रेशन की जाती है, फिर क्लोरीन ट्रीटमेंट दी जाती है। इसके बाद काफ़ी सारे डेंजरस पोल्यूटेंट्स फिर भी रह जाते हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स। ठीक है, अब इनके साथ डील करने के लिए, इन हैवी मेटल्स के साथ डील करने के लिए, ठीक है, आगे एक इनिशिएटिव लिया जाता है टू कॉम्बैट दिस। टू कॉम्बैट व्हाट? ये जो हैवी मेटल्स यहाँ पे स्टिल रह जाते हैं, उसके साथ डील करने के लिए, सो टू कॉम्बैट दिस एन इनोवेटिव अप्रोच वॉज टेकन। एक इनोवेटिव अप्रोच ली गई थी, एक नई अप्रोच ली गई थी। जो बायोलॉजिस्ट हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ मिले, उन्होंने क्या किया, एक्चुअली वहाँ पे कुछ मार्शेस थे, दलदल यानी कि जैसे होता है, तो वैसे मार्शेस थे। ठीक है, तो ऐसे बायोलॉजिस्ट ने ऐसे 6 मार्शेस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सो दे डेवलप्ड अ सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्शेस, और ये मार्शेस थे नियरली 60 हेक्टेयर्स ऑफ मार्शलैंड पे। ठीक है, 60 हेक्टेयर्स पे ये 6 मार्शेस थे, और इनको इंटरकनेक्ट कुछ इस तरीके से किया। देखो क्या कुछ था इनमें, इनको इंटरकनेक्ट कर दिया, प्लस इनमें क्या कुछ किया, इनमें अप्रोप्रिएट प्लांट्स, एल्गे, फंगाई और बैक्टीरिया इन मार्शेस में डाल दिए। और ये अप्रोप्रिएट प्लांट्स, एल्गे, फंगाई, बैक्टीरिया डाले, जो कि पोल्यूटेंट्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं और एसिमिलेट यानी यूज कर लेते हैं, यानी एक तरीके से डीकम्पोजिशन कर देते हैं सारी वेस्ट की, इनको अपने फूड के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, और इस तरीके से ये इसकी सफाई कर देते हैं। ठीक है,
तो जैसे जैसे ये पानी जो भी वेस्ट वाटर यहाँ से जाता है वो इन 6 मार्शेस से गुजार देते हैं उस पानी को, और जैसे जैसे वो इन 6 मार्शेस से गुजरता है तो वो नेचुरली क्लीन होता जाता है। ठीक है, वो जो वेस्ट मटेरियल को ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर लेते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, और इस तरीके से वो पानी नेचुरली क्लीन हो जाता है। सो ये मार्शेस में क्योंकि अब इतना यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाले, प्लांट्स डाले, जब प्लांट्स डाल दिए इनकी वजह से फिर काफ़ी तरह के फिश एनिमल्स और बर्ड्स यहाँ पे आने लगे, क्योंकि उनको भी यहाँ से खाना मिलने लग गया। तो इस तरीके से ये मार्शेस अब एक सेंचुरी बन गए हैं। ठीक है, एक सेंचुरी बन गए हैं, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई है। इसमें हमें फिश, डिफरेंट टाइप की फिश, एनिमल्स, बर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है, कि अ सिटीजन्स ग्रुप कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ आर्कटिक मार्श, ये जो लोग इन्वॉल्व हैं इनको हम कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ आर्कटिक मार्श। ये आज भी इसका ध्यान रखते हैं और इस वंडरफुल प्रोजेक्ट को सेफ गार्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो ये नाम है इनका, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटिक मार्श। इन लोगों का, यहाँ के जो सिटीजन हैं जो इसकी सफाई में आज भी योगदान रखते हैं। ठीक है, तो अभी तक यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल दिस टाइम हमें लगता था कि वेस्ट को रिमूव करने के लिए पानी की ज़रूरत है। अब पानी को की ज़रूरत है, यानी कि सीवेज क्रिएशन की। बट अगर हम सोचें, ठीक है, यहाँ पे हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, बट अगर हम सोचें कि ह्यूमन वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए, जैसे एक्सक्रीटा वगैरह को डिस्कार्ड करने के लिए अगर पानी की ज़रूरत ना हो, तो अगर टॉयलेट को फ्लश ना करना पड़े पानी से, तो एक्चुअली ये ऑलरेडी एक रियलिटी है। ठीक है, आप लोगों ने शायद सुना हो, हमारे पंजाब में तो जैसे कहते हैं खूह वाली टॉयलेट, कभी सुनी होगी आपने। ठीक है, जिसको खूह वाली बोला जाता था, एक्चुअली इनको इको सैंड टॉयलेट्स आज के टाइम पे हम लोग इनको बोलते हैं इको सैंड टॉयलेट्स, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो वहाँ पे आजकल काफ़ी कंट्रीज़ में इको सैंड टॉयलेट्स अपनाई जाती हैं। इस मेथड को हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल सैनिटेशन। ये सस्टेनेबल सिस्टम है जो कि ह्यूमन वेस्ट को, ह्यूमन एक्सक्रीटा को ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स की मदद से हैंडल करता है। इसमें सिर्फ क्या किया जाता है कि एक, जैसे खूब वाली टॉयलेट बोल रहे हैं तो आपको उसी से पता चल रहा होगा कि इसको काफ़ी ज़्यादा एक खड्डा बड़े खोद दिया जाता है, काफ़ी डीप। ठीक है, एंड इसी को यूज़ किया जाता है एज अ टॉयलेट। तो ये एक ड्राई कंपोस्टिंग, जैसे यहाँ पे लिखा है ड्राई कंपोस्टिंग। ड्राई कंपोस्टिंग मतलब जब ये ऑलमोस्ट कुछ हद तक हाफ लाइक फिल हो गया, ठीक है, काफ़ी ऊपर तक नहीं फिल करते, हाफ फिल हो गया, तो उसके बाद इसको मिट्टी से ढक देते हैं और फिर नई जगह पे खड्डा खोद लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लैंड फिर इस वजह से काफ़ी फर्टाइल भी होता रहेगा। ठीक है, तो ये कंपोस्ट बन जाएगा एक तरीके से। तो सो ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्रैक्टिकल है, हाइजीनिक है और एफिशिएंट है, और इवन कि इसमें कॉस्ट भी कम लगता है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। मेन है कि ह्यूमन एक्सक्रीटा इसमें नेचुरल फर्टिलाइजर बन के आता है। एक्चुअली ह्यूमन वेस्ट इज़ द मोस्ट फर्टाइल वेस्ट। आपने देखा होगा कि गोबर वगैरह को खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं हम, काऊ के गोबर वगैरह को, लेकिन एक्चुअली ह्यूमन वेस्ट इज़ द मोस्ट फर्टाइल वेस्ट। वाई? बिकॉज ह्यूमन की डाइट में बहुत ज़्यादा वेराइटी अवेलेबल होती है, क्योंकि डाइट में बहुत ज़्यादा वेराइटी अवेलेबल होती है, तो एक्सक्रीटा उसका सबसे ज़्यादा खाद वाला ह्यूमन का बनता है। ठीक है, तो इससे हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो एक्चुअली में आज भी इको सैंड टॉयलेट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये केरला और श्रीलंका में अभी भी एक रियलिटी है। ठीक है, आप अपने बुजुर्गों से पूछोगे तो यहाँ पंजाब में भी ये चीज़ बहुत कॉमन थी पहले। ठीक है, तो हमने अभी फ्रेंड्स ऑफ आर्कटिक मार्श और इको सैंड टॉयलेट्स, ये जो 2 टॉपिक्स किए हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड वेस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है, और फोम में बेसिकली इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जहाँ पे नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड मिलाए जा रहे हैं। जो ड्राई कंपोस्टिंग मेथड या इको सैंड है, इसमें नेचुरल मेथड ही है, बस थोड़ा सा ये है कि
मैनुअली जो आर्टिफिशियली किया जा रहा है वो सिर्फ खड्डा खोदा जा रहा है, दैट्स इट। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट एक्चुअली रेफर्स टू एवरीथिंग दैट गोज आउट इन ट्रैश, यानी कचरे के डब्बे में हम जो चीज़ें भी फेंकते हैं वो सॉलिड वेस्ट में आ जाती हैं। ठीक है, तो डस्टबिन में बेसिकली वट एवर हैज़ टू बी थ्रोन इन डस्टबिन दैट इज सॉलिड वेस्ट। अब म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट की अगर बात की जाए तो ये घरों से आता है, ऑफिस से, स्टोर्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा से म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्ट होता है। ठीक है, इनको म्यूनसिपैलिटी कलेक्ट करती है और डिस्पोज ऑफ करती है। और ये म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में जनरली पेपर, फूड वेस्ट, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबर, लेदर, टेक्सटाइल, ये सब चीज़ें आती हैं। इनको फाइनली कैसे ट्रीट करने का सोचा जाता है? तो इनको फाइनली कैसे ट्रीट करने का सोचा जाता है? बर्निंग की अगर देखा जाए तो बर्निंग से क्या हो जाता है, वॉल्यूम तो वेस्ट का कम हो ही जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है, इट इज़ जनरली नॉट, कई बार इसको पूरी तरह से बर्न नहीं किया जाता या पूरी तरह से ये बर्न नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फिर इस जगह पे चूहे और फ्लाइज आने शुरू हो जाते हैं, जो कि काफ़ी बीमारियां फैलाने में भी काम करते हैं। फिर सैनिटरी लैंडफिल्स, नेक्स्ट टॉपिक, सैनिटरी लैंडफिल्स को अडॉप्ट किया जाने लगा ओपन बर्निंग डंप्स, बर्निंग ओपनली जलाने से फिर सैनिटरी लैंडफिल्स को भी अपनाया जाने लगा। सैनिटरी लैंडफिल में क्या होता है, एक खड्डा खोद लिया जाता है, ठीक है, डिप्रेशन या ट्रेंच खोद लिया जाता है। डिप्रेशन होता है सीधा खड्डा, ट्रेंच होती है लंबा, थोड़ा जैसे नाली टाइप लंबा थोड़ा हो लंबाई में हो जो खड्डा। ठीक है, तो डिप्रेशन या ट्रेंच में वेस्ट डंप किए जाते हैं। आफ्टर कंपैक्शन, आफ्टर इसके अंदर ये कचरा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इसमें डालने के बाद फिर इसको मिट्टी से भर दिया जाता है। डेली थोड़ा जो कचरा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसमें डाला, फिर ऊपर मिट्टी ढक दी, फिर ऊपर डाला, फिर मिट्टी ढक दी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो लैंडफिल्स कई बार हमेशा बायोडिग्रेडेबल ही नहीं, कई बार इसी चक्कर में क्योंकि हम वो नहीं करते हैं, इनको सिखाते नहीं हैं सही तरीके से, तो कई बार नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी ये लोग डंप कर देते हैं। तो लैंडफिल्स एक्चुअली सोल्यूशन नहीं है कि हम खड्डा खोद के डाल दें, तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गार्बेज जनरेशन स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में इतना ज़्यादा हो गया है कि ये जो साइट्स हैं ये भी भरने लगी हैं, इनफैक्ट ऊपर ऊपर तक ढेर अब बहुत ज़्यादा आ चुका है, और जिस वजह से इन प्लास्टिक वेस्ट वगैरह हर एक चीज़ जाने लगी है, तो इससे केमिकल्स की सीपेज वगैरह भी बढ़ने लगी है, तो अंडरग्राउंड वाटर भी हमारा पोल्यूट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन क्या होगा? सो अ सोल्यूशन टू ऑल दिस, सिर्फ ह्यूमन बींग ज़्यादा अगर केयरफुल हो जाएं या सेंसिटिव हो जाएं एनवायरमेंटल इशू से, सिर्फ यही सोल्यूशन हो सकता है। तो हम अपने सारे वेस्ट को एक्चुअली हमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए। कौन सी 3 कैटेगरीज में हमें अपने सारे वेस्ट को डिवाइड करना चाहिए? बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हमें इन कैटेगरीज में सारे वेस्ट को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल द गार्बेज जनरेटेड इज सॉर्टेड। सो सारे गार्बेज को सॉर्ट आउट करना चाहिए, ऑल द गार्बेज इज सॉर्टेड। ठीक है, इसको सारे को सॉर्ट आउट करना चाहिए। सो 3 कैटेगरीज में हम सारे वेस्ट को डिवाइड कर लेंगे। जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं उनको अलग कर लेंगे, जो बायोडिग्रेडेबल हैं यानी मिट्टी में गल सकती हैं उनको अलग, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ना रिसाइकल ना बायोडिग्रेड, तो उनको हम बिल्कुल अलग कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले वॉट एवर कैन बी री यूज और रिसाइकल्ड, इनको सेपरेट आउट करके, ठीक है, हम लोग अपने कबाड़ी वाला और रैग पिकर्स को दे सकते हैं, तो ये मटेरियल्स को एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सेपरेट भी कर देते हैं। ठीक है, तो घरों से भी एक्चुअली हम जो कचरा डिस्कार्ड करते हैं उनको भी हम 2 या 3 डस्टबिन्स में डाल सकते हैं।
ठीक है। और मोर ओवर हम लोग जो कबाड़ी वाला आते हैं, जो रिसाइकल वेस्ट हो सकता है, ये इनको अगर हम दे देते हैं तो ये बेहतर रहता है। इवन कि रैग पिकर्स होते हैं जो, ये भी जो प्लास्टिक जिनको हम कहते हैं कागज़ चुगने वाले, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट को अलग अलग करके पिक करके ले जाते हैं और बहुत अच्छा काम ये करते हैं कि रिसाइकल जो मटेरियल हो सकता है उसको ये सेग्रीगेट अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, तो ये रिसाइकलिंग का हो गया। अगर हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की बात करें तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को हम लोग डीप खड्डों में डाल सकते हैं ग्राउंड में, और फिर ऊपर से ढक सकते हैं, और ये हमें पता है कि नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, सो इससे सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बच जाता है अभी। ठीक है, तो अभी बच जाता है क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए? ठीक है, सो सबसे पहले तो हमारा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें अपना गार्बेज जनरेशन जो है, ठीक है, इसको रिड्यूस करना ही हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम डे बाय डे नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, प्लास्टिक यूज़ हम लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी हम लोग ईटेबल ले लें, बाज़ार से हम कोई भी पैकेट लेके आते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग खरीदते हैं, रेडीमेड पैकेट ऑफ एनीथिंग, बीट एनी गुड क्वालिटी बिस्किट पैकेट, स्टडी बिस्किट पैकेट और एनीथिंग, तो उसमें काफ़ी नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स इस्तेमाल होते हैं। अगर हम टेट्रा पैक की भी बात करें, ठीक है, उसको हम लोग काफ़ी सेफ मानते हैं अपने फूड के लिए, लेकिन उसमें भी प्लास्टिक की लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी हर चीज़ को लिफाफों में, पॉलीथिन में पैक करना शुरू कर दिया है, प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी तक आता है, मिल्क हम लोगों को टेट्रा पैक में या पैकेट्स में, पॉली बैग्स में मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जी फ्रूट भी लेने जाते हैं तो वो चीज़ें भी हमें लिफाफों में लेके आते हैं हम लोग। ठीक है, आप कभी अपने बुजुर्गों से सुनोगे तो वो घर से वो कहते हैं हम लोग थैले लेके जाया करते थे, कपड़े के बना करके, और उनमें हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेके आते आते थे। लेकिन आज के टाइम पे आप देखेंगे ये चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गई है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम लोग ये पैकेट्स में लेके आते हैं। ठीक है, और इन पैकेट्स के लिए हम लोग पे भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन को एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं ये सारी चीज़ें। अभी काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स ने, ठीक है, काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अक्रॉस द कंट्री ये चीज़ें रिडक्शन की है प्लास्टिक यूज़ की, और इको फ्रेंडली पैकेजिंग को प्रमोट किया है। ठीक है, और इको फ्रेंडली पैकेजिंग को प्रमोट किया है। तो हम जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग लेके जाया करते थे, तो हम लोग वैसे ही कर सकते हैं आज के टाइम पे भी, कि हम लोग कपड़े का या अपने जूट का वडेवर कैरी बैग्स हम लोग लेके जा सकते हैं जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं। और हमें जब वो लिफाफा देने की कोशिश भी करें तो हम उनको मना कर सकते हैं। तो पॉली बैग्स, इस तरीके से हम इनका यूज़ कम कर पाएंगे। तो सॉलिड वेस्ट में अभी तक हमने पहले हमने फ्रेंड्स ऑफ आर्कटिक मार्श डिस्कस किया, फिर इको सैंड टॉयलेट्स। ठीक है, फिर सॉलिड वेस्ट में हम लोग देख रहे हैं कि चीज़ें, गंदगी अलग अलग तरह की बहुत बढ़ती जा रही है, इनको जला भी दें तो भी अच्छे से जलता नहीं है, पड़ा रहता है। मोर ओवर जलाने से भी पोल्यूशन होता है। सैनिटरी लैंडफिल्स, यानी कि हमने खड्डे भरने शुरू कर दिए, लेकिन खड्डे के ऊपर तक गंदगी आ गई है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, गंदगी बढ़ती जा रही है। मोर ओवर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। तो सोल्यूशन क्या है कि हम हर तरह के वेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लें, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और रिसाइक्लेबल। हम ये ना सोचें ये सरकार की जिम्मेदारी है या किसी और की जिम्मेदारी है, और ये हर किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि ये नेचर के प्रति है, और नेचर में हम भी सांस उतना ही लेते हैं जितना कि बाकी लोग लेते हैं। ग्राउंड वाटर हम लोग भी पीते हैं, तो ये अपने लिए एक जिम्मेदारी है। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को हम लोग नेचुरल पिट्स में डाल सकते हैं। ठीक है,
तो लेकिन और रिसाइकल जो हो सकता है वो कबाड़ी वाला उसको दे सकते हैं, और काफ़ी हद तक रैग पिकर्स भी इसमें मदद करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह, ये पैकेट्स वगैरह का इस्तेमाल हर जगह बढ़ गया है, तो इनको हम लोग इनका इस्तेमाल कम कर सकते हैं। जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग घर से अपना वो कपड़े वगैरह का बैग लेके जाया करते थे, दैट वी कैन डू। मोर ओवर आजकल जूट बैग्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं हम लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर से जो रीयूज़ हो सकते हैं बैग्स, ऐसे बैग्स लेके जा सकते हैं, और वहाँ पे अगर हमें दुकानदार लिफाफा वगैरह देते हैं तो उसके लिए हम उनको मना कर सकते हैं। इवन कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसके ऊपर काफ़ी रूल्स बना रही हैं। ठीक है, तो आगे हम आते हैं हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आगे के कुछ चंद सालों तक। ठीक है, हॉस्पिटल्स में जब आप लोग चले जाओगे मेडिकल कॉलेजेस में होपफुली, तो वहाँ पे आप लोग देखोगे कि 4 अलग अलग तरह के डस्टबिन्स होते हैं, रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक। इसके अलावा एक छोटा वाइट कलर का डस्टबिन भी होता है। आपको प्रॉपर रूल्स याद करवाए जाएंगे कि कौन से डस्टबिन में क्या चीज़ फेंकनी है। ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली जो हॉस्पिटल वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स हजार्डस वेस्ट जनरेट करते हैं जिसमें काफ़ी डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं और बाकी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। ना ही सिर्फ इतना, इनमें ब्लड टिंस्ड कॉटन, सलाइवा वाली या ब्लड टिंस्ड कॉटन, और ये सारे ब्लड टिंस्ड ग्लव्स, ये सब चीज़ें भी होती हैं जिनसे सलाइवा और थूक से और उससे ब्लड से काफ़ी इन्फेक्शंस फैलते हैं, ये हम जानते हैं। तो ऐसे वेस्ट को एक्चुअली बहुत केयरफुल ट्रीटमेंट और डिस्पोजल इनका करना पड़ता है। जो लोग इस वेस्ट को साथ डील करते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। एक्चुअली ऐसे वेस्ट को बर्न करना ही बेहतर माना जाता है, और इनको बर्न करने के लिए भी स्पेशल जो बर्निंग मशीन इस्तेमाल होती है उसे हम इंसिनरेटर्स बोलते हैं, और ये इंसिनरेटर्स बहुत ज़रूरी होते हैं हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए। ठीक है, इंसिनरेटर्स के बारे में आप कॉलेजेस में जाके भी अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो ये हो गया हॉस्पिटल वेस्ट के बारे में। आगे ई वेस्ट हमारे कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो गरीब देश हैं ये बड़े देशों का कबाड़ खरीद रहे हैं। सिर्फ उनमें से कुछ अमाउंट, एक्चुअली कबाड़ इन द सेंस ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे उनके पुराने कंप्यूटर, लैपटॉप्स, ये सारी चीज़ें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ये सारे खरीद लेते हैं, उनका ख़राब हुआ हुआ सामान। रीज़न क्या है? इनमें थोड़ा सा कोई कॉपर, थोड़ा सा गोल्ड या थोड़ा सा निकल निकलता है इनसे, सिर्फ उस चंद मेटल्स के लिए ये सारी गंदगी खरीद लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी रिसाइकलिंग के टाइम पे ये सारे मेटल्स, इनकी रिसाइकलिंग के टाइम पे ये सारे मेटल्स यहाँ पे इन लोगों को मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली फिर भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो फैसिलिटीज़ होती हैं इनको रिसाइकल करने के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज़ में मैनुअली लोग करते हैं, और मैनुअली करते टाइम भी ये वर्कर्स एक्सपोज हो जाते हैं काफ़ी ई वेस्ट के टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, और रिसाइकलिंग ही इकलौता ज़्यादातर सोल्यूशन होता है इनकी ट्रीटमेंट के लिए, अगर ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनर में और ट्रेंड मैनर में किया जाए। लेकिन एक्चुअली मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जो यहाँ नहीं लिखी हुई, ये सारा कुछ निकालने के बाद इनको कुछ एक्चुअली इनमें हैवी मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी नुकसान भी कर सकते हैं, और कई बार इस ई वेस्ट को ग्राउंड के बहुत नीचे डंप किया जाता है, जिससे कि हमारा ग्राउंड वाटर, हमारी सॉइल, ये सारी चीज़ें बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होती हैं। तो इन हमारे कंट्रीज़ को, बड़े कंट्रीज़ का कबाड़ लेना भी बंद करना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया ई वेस्ट। तो हमने अभी फिनिश किया हॉस्पिटल वेस्ट और ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है।
मैं 5 मिनट आपको दे देती हूँ। आप जितना टॉपिक किया है हमने, आप ये सारा एक बार लर्न कर लीजिए, रीड कर लीजिए। तो नहीं तो ऐसे ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ओके ओके, सो मैं ये आगे करवा रही हूँ आपको। केस स्टडी ऑफ रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, तो इसका केस स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जितना कह लो उतना कम।
और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो ये प्लास्टिक वेस्ट, पहले हमने केस स्टडी फोम स्टडी किया, वो वेस्ट वाटर का केस स्टडी था, ये प्लास्टिक वेस्ट का है। तो ये हमारी इंडिया के एक बिजनेसमैन की स्टोरी है बेसिकली, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट किया है नेचर की तरफ, प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने की तरफ। ठीक है, तो प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चर करते थे ये बैंगलोर में, और हालांकि इनका खुद का बिजनेस इसके रिलेटेड है, प्लास्टिक सैक खुद मैन्युफैक्चर करते थे, लेकिन इनको फिर भी इस बात की चिंता थी कि प्लास्टिक बढ़ रहा है, उसके लिए उसको मैनेज कैसे किया जाए। तो ये स्टोरी है अहमद खान, जो बिजनेस मैन है, जो कि प्लास्टिक सैक्स प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, अहमद खान, इनके 57 ईयर्स ऑफ एज पे इन्होंने ये प्लास्टिक सैक्स प्रोड्यूस करते आ रहे हैं, आज भी प्रोड्यूस करते हैं 20 सालों से। ठीक है, तो नियरली 8 साल पहले इन्होंने रियलाइज़ किया, ठीक है, अबाउट 8 ईयर्स अगो इन्होंने देखा कि प्लास्टिक वेस्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इन्होंने ये रियलाइज़ किया। तो इन्होंने क्या किया इसके प्रति, तो इन्होंने पॉली ब्लेंड बनाया। व्हाट इज़ पॉली ब्लेंड? इन्होंने पॉली ब्लेंड बनाया। व्हाट इज़ पॉली ब्लेंड? एक फाइन पाउडर तैयार किया इन्होंने रिसाइकल्ड मॉडिफाइड वेस्ट का। ठीक है, इसको इन्होंने रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक वेस्ट का पॉली ब्लेंड तैयार किया। ठीक है, एक फाइन पाउडर तैयार किया रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक का। अब इस मिक्सचर को इन्होंने बिटुमिन के साथ मिक्स किया। बिटुमिन लुक होती है ना, लुक हम लोग कह देते हैं, सड़कें बनाने में काम आती है। सो इस मिक्सचर को इन्होंने बिटुमिन के साथ मिक्स किया, जिसको हम रोड्स बनाने के काम लाते हैं, उसके साथ इस अपने प्लास्टिक वेस्ट को इन्होंने मिक्स कर दिया। ठीक है, तो फिर इन कोलैबोरेशन विद आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड द बैंगलोर सिटी कॉरपोरेशन, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैंगलोर सिटी कॉरपोरेशन के साथ मिलके अहमद खान ने प्रूव किया कि ये पॉली ब्लेंड और बिटुमिन का जो मिक्सचर है, अगर इसको हम लोग रोड्स बनाने के काम लाएंगे, तो इससे जो बिटुमिन की वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टी है, वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखो, सड़कें हम रोड्स ले हो जाती हैं, उसके बाद ख़राब भी जल्दी हो जाती हैं पानी की वजह से, लेकिन अगर उस बिटुमिन में ये मिला दिया जाए, ठीक है, पॉली ब्लेंड मिला दिया जाए, पॉली ब्लेंड यानी कि रिसाइकल्ड प्लास्टिक का पाउडर मिला दिया जाए, तो इससे क्या है, वो वाटर रेजिस्टेंट हो जाएगा, और जिस वजह से रोड की लाइफ बढ़ जाएगी 3 टाइम्स। सो रोड लाइफ could be increased by a factor of 3। ठीक है, तो रॉ मटेरियल इस बिटुमिन के लिए बेसिकली क्या होता है, इस बिटुमिन के इस पॉलीब्लेंड के लिए रॉ मटेरियल है फर्म प्लास्टिक फिल्म वेस्ट। ठीक है, प्लास्टिक फिल्म वेस्ट। और इसीलिए फिर इन्होंने एक और अच्छा काम इसी ज़रिए किया कि जो कबाड़ी वाला से 40 पैसे का पर केजी नियरली मिलता था, ठीक है, तो उसकी जगह इन्होंने 6 रुपये पर केजी खुद से ऑफर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो खान की टेक्निक, अहमद खान की अगर हम टेक्निक देखें, तो यूजिंग खान्स टेक्निक बाय द ईयर 2002 मोर देन 40 किलोमीटर्स ऑफ रोड इन बैंगलोर तब तक बन भी चुकी थी, 2002 तक अहमद खान जी की टेक्निक इस्तेमाल करके। ठीक है, और इतनी तेज़ी से फिर देखा जाए तो अहमद खान जी को प्लास्टिक की कमी आने लग गई, ठीक है, पॉली ब्लेंड बनाने के लिए। सो इन्होंने इतना अच्छा ये कंट्रीब्यूट किया, देखो अपने बिजनेस का सोचे बिगना, लेकिन फिर भी इन टर्न इनके बिजनेस को भी प्रॉफिट ही मिला। सो थैंक्स टू द इनोवेशंस लाइक पॉली ब्लेंड एंड थैंक्स टू मिस्टर खान कि हम लोगों को प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए जगह मिल रही है, लेकिन फिर भी हमें प्लास्टिक वेस्ट को कम इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है।
So this is a beautiful story. तो आगे एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स का टॉपिक आता है। एग्रोकेमिकल्स यानी एग्रीकल्चर में जो इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और इनके इफेक्ट्स। ठीक है, अब ग्रीन रेवोल्यूशन में टारगेट था कि क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, तो फिर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल बढ़ने लग गया। ठीक है, अब हमें पता है कि ये नेचर के लिए कितने खराब हैं। ठीक है, पानी मिट्टी को कितना खराब करते हैं। सो इनका लेकिन इस्तेमाल बढ़ गया क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब ये एक्चुअली में टॉक्सिक हैं टू नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। ठीक है, जिन ऑर्गेनिजम्स के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है उनके लिए तो टॉक्सिक है ही, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी ये टॉक्सिक साबित होते हैं। ठीक है, और दूसरे नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं खास कई बार कि जो हमारे इकोसिस्टम के लिए, सॉइल इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को भी ये ख़त्म कर देते हैं। और फिर हमने बायोमैग्निफिकेशन के बारे में भी पढ़ा है। अगर ये बायोमैग्निफिकेशन में चेन में इसी तरीके से फूड चेन में आ जाए तो ये बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादातर क्योंकि एग्रीकल्चर में ये यूज़ होते हैं तो इस फूड चेन में हमेशा टॉप पे ह्यूमन बींग्स होते हैं, और ह्यूमन बींग्स इसके टॉप पे होते हैं तो ह्यूमन बींग्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स जैसे कि कैंसर, सिस्ट, ये इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में क्योंकि कई बार क्या होता है खेतों से भी पानी रिवर्स तक में भी फ्लो कर जाता है, तो एक्वाटिक फूड चेन में भी फिर ये चीज़ एंटर करती जा रही है, जिस वजह से ये काफ़ी सीरियस सिचुएशन है, काफ़ी ग्रेव सिचुएशन ये बन जाती है। ठीक है, तो एक एक्चुअली इस बात का सबूत कि बिना फर्टिलाइजर्स या बिना केमिकल्स के भी अच्छी खेती बाड़ी की जा सकती है बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है आरसी डगर जी की, रमेश चंद्र डगर, जो कि एक सेलिब्रिटी फार्मर बन चुके हैं और इनकी बहुत इंटरव्यूज़ भी आजकल आती हैं। ठीक है, काफ़ी सालों से हम लोग इनकी अच्छी इंटरव्यूज़ देख रहे हैं और ये लोगों के लिए मोटिवेशन फैक्टर बन रहे हैं। तो सभी आज के फार्मर्स को जो ज़्यादा केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं उनको इनसे एग्जांपल ज़रूर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है साइक्लिकल ज़ीरो वेस्ट प्रोसीजर है। ज़ीरो वेस्ट तो साइक्लिकल है, यानी अपने आप में सारी चीज़ें इस्तेमाल हो जाती हैं, इनको बाहर से कुछ चीज़ें खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम कहते हैं कि हाँ ऑर्गेनिक महंगा होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेकिन इन्होंने प्रूव कर दिया कि बिना इन्वेस्टमेंट के भी ऑर्गेनिक फार्मिंग सही से की जा सकती है, रैदर उससे प्रॉफिट बढ़ाए जा सकते हैं। सो साइक्लिकल ज़ीरो वेस्ट प्रोसीजर यानी ज़ीरो वेस्ट प्रोड्यूस होता है इनके खेत से। ठीक है, तो वेयर वेस्ट प्रोडक्ट्स, इन्होंने क्या क्या करते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स एक प्रोसेस के दूसरे प्रोसेस के लिए न्यूट्रिएंट्स बना देते हैं। एक प्रोसेस के वेस्ट को दूसरे प्रोसेस का न्यूट्रिएंट बना देते हैं, जिस वजह से इनकी सारे रिसोर्सेज की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाती है और इनफैक्ट इनकी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। ठीक है, रमेश चंद्र डगर एक फार्मर हैं, कहाँ के, सोनीपत के, सोनीपत हरियाणा के, वो यही कर रहे हैं। ये एक्चुअली एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में इस्तेमाल होने का क्या मतलब है, ये मल्टीपल प्रोसेसेस कर रहे हैं अपने खेत में। ये क्या करते हैं, आजकल एक्चुअली फार्मर्स को ये टेक्निक सिखाई जा रही है बी कीपिंग वगैरह की भी। तो ये एक्चुअली बी कीपिंग भी करते हैं, डेयरी मैनेजमेंट भी करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग और एग्रीकल्चर सब कुछ करते हैं। और इन सबको इन्होंने एक चेन बना रखा है, यानी कि ये सारे सिस्टम्स एक दूसरे की मदद करते हैं, ये सारे सिस्टम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और काफ़ी इकोनॉमिकल यानी सस्ते में ये काम हो जाता है और इनको प्रॉफिट इनफैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो देर इज़ नो नीड टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर फॉर द क्रॉप।
इन्होंने क्योंकि ये डेयरी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो इन्होंने जो कैटल पाल रखी है उसका डंग को ही ये मैनर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर उधर से क्रॉप का जो वेस्ट होता है, ठीक है, क्रॉप के वेस्ट का ये क्या करते हैं, क्रॉप वेस्ट इज यूज टू क्रिएट कंपोस्ट, तो उसका कंपोस्ट बना देते हैं। क्या करते हैं, क्रॉप वेस्ट को कंपोस्ट बना देते हैं। कंपोस्ट क्या होता है, ये कंपोस्ट का मतलब है या तो जैसे खेतों से जो वेस्ट निकला है उसको खेतों में ही मिला दो सीधा, ठीक है, तब भी वो खाद का काम करेगा। अगर वैसे नहीं करना तो बड़ा खड्डा खुदवा के एक खड्डे में ये सारा डाल दिया, उसके ऊपर मिट्टी से भर दिया, तो फिर भी इसकी भी खाद तैयार हो जाती है। ठीक है, तो क्रॉप वेस्ट को भी कंपोस्ट किया जा सकता है जो कि नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करेगा। ठीक है, इनफैक्ट गोबर गैस प्लांट भी अगर ये लगा लें तो उसमें नेचुरल गैस का भी वो करेगा। तो एनर्जी नीड्स फार्म में जो भी इनको चाहिए फार्म में या घर में वटेवर, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनफैक्ट इन्होंने ये नॉलेज अपने तक ही नहीं रखी, ही इज़ वेरी इंथुसियास्टिक अबाउट स्प्रेडिंग दिस इंफॉर्मेशन। तो इन्होंने बाकी फार्मर्स की भी मदद करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सबको ये नॉलेज देते हैं और इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सिखाते हैं। और इनकी इंटरव्यूज़ भी आती हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो उसमें भी ये सिखाते हैं। तो एक्चुअली इन्होंने हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब तैयार किया है जिसमें 5,000 फार्मर्स हैं, उनको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो बहुत अच्छी एग्जांपल है जिनसे ये नहीं है कि इनको कोई नुकसान नहीं हुआ कि ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से इनको बेहतरीन फ़ायदा ही मिला है। ठीक है, अपना जो डेयरी फार्म से गोबर आता है उसको ये यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, और खेत से जो एक्स्ट्रा घास फूस होता है उसको ये चारे के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। मोर ओवर उसमें जो खराब हुई हुई कुछ फसल होती है तो उसको ये खाद स्वरूप तैयार कर लेते हैं। और इवन कि इससे बीज भी इन्होंने साथ ही पाल रखी है, तो हनी भी अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है। हनी अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है, साथ ही में बीज इसकी पॉलिनेशन भी अच्छी कर रही हैं, तो हर चीज़ एक दूसरे को सेटिस्फाई करती है। बहुत बेहतरीन ये फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये फार्मिंग करते हैं। रमेश चंद्र डगर का केस हमने आज केस स्टडीज़ बहुत की हैं हमने। ठीक है, फोम की केस स्टडी की, फिर हमने अहमद खान जी की केस स्टडी की, फिर हमने ये रमेश चंद्र डगर की केस स्टडी की। तो ये केस स्टडीज़ पे भी एक्चुअली क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चे, ये केस स्टडी पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कैसे हमने देखा कि अहमद खान जी ने प्लास्टिक वेस्ट को टैकल करने में कंट्रीब्यूट किया, रमेश चंद्र जी ने रमेश चंद्र डगर जी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग करके वेस्ट वाटर वेस्ट रिड्यूस किया। ठीक है, और इवन कि प्लास्टिक वो केमिकल इस्तेमाल कम किया, और फॉर्म में आम लोगों ने ही कैसे पानी को साफ किया। तो ये सारी सिचुएशंस एक तरीके से एक तरीके से एग्जाम्प्लीफाई करती हैं कि कैसे विदाउट जनरेशन ऑफ वेस्ट इन सब चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो आगे हम रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज कितनी केस स्टडीज़ वगैरह करने के बाद आई थिंक इतना सफिशेंट है आप लोगों के लिए, तो इसको अच्छे से लर्न करो। दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर। ऑल द बेस्ट।